हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट साइंस फॉर क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंप्लीट ये चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी एज यूजुअल मैथ्स का क्लास जो ऑलरेडी रनिंग में है तो उसको एक बार कवर करना है ना। मैथ्स का प्रॉपर क्लास चल ही रहा है। आज जो है रीजनिंग इसको कवर करने वाले हैं, साइंस को यहाँ पे कवर करेंगे, कंप्लीट साइंस को यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ इस क्लास का जो पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो एग्जाम जर्नी से, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस टॉपिक को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। इतना श्योरिटी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छूटने वाला है ना। क्लास बिल्कुल यहाँ पे डिटेलिंग होने वाले हैं। तो क्लास को आगे ले जाने से पहले ये तो बताओ कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है, तभी तो आगे जाके समझेंगे ना बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है। केमिकल रिएक्शन ये नाम ही यहाँ पे शो हो रहा है, ध्यान दो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस किसको बोलोगे? जहां पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और जो सब्सटेंस लेके न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए होंगे, जब सबको मर्ज कर दिए जाओगे तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि जो है मैथ्स के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं ना इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 0, तो इक्वेशंस वहां पे फ्रेम करते हैं। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है साइंस में भी अप्लाई होता है, केमिकल इक्वेशंस में भी अप्लाई होता है, जिसको हम लोग रफली कंसीडर किए जाते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। एग्जाम्पल दो क्या? चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, इसके थ्रू हर एक चीज यहाँ पे डिटेल के साथ समझ आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, हाइड्रोजन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मेरे को H2O मिलता है, वाटर मिलते हैं। ठीक है, तो देखो जब दो सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस को अगर फॉर्म करे तो उसको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब दो सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करे उसको जो है केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये पूरा जो सेंटेंस एक फ्रेम करके दे रहे हैं हमें, इसको इक्वेशंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब समझ आ गया? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि whenever a chemical change occur we say that a chemical change has taken place। मतलब वहां पे चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली अपने को चेंजेस दिखाई दिया है ना, H2O के फॉर्मेट में चेंजेस दिखाई दिए हैं। तो केमिकल रिएक्शन a nature and identity of a initial substance change producing one or more new substance। अब ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर दो सब्सटेंस है तो केवल और केवल एक ही सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो है कई सब्सटेंस को भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सब्सटेंस को भी फॉर्म किए जा सकते हैं। ओनली वन सब्सटेंस बस को फॉर्म नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराओगे तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी यहाँ पे इक्वेशन होते हैं जिसमें से दो सब्सटेंस को जब रिएक्ट कराओगे तो नया दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस जो है चेंज होना चाहिए। अगर सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो जो है केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएंगे। चेंजेस यहाँ पे मस्ट है, चेंज दिखना चाहिए, तभी जो है हम लोग इसको केमिकल चेंजेस बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो डेली लाइफ का ही एग्जांपल है कि मिल्क लिफ्ट इन समर। जब समर आते हैं तो समर में मिल्क को अगर देखोगे तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होते हैं? इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं। केमिकल जो है रिएक्ट कर लिए जाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, उसके जितना भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ जो है ये रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसका जो है चेंज ही यहाँ पे हो जाते हैं। जो केमिकल है, जो मिल्क है, ये जो है चेंज हो जाते हैं। तो जब चेंज हो रहे हैं, न्यू रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और एक एग्जांपल, जैसे आयरन को देखे होंगे, आयरन मतलब जो लोहा है, लोहा को जो है खुले आसमान में छोड़ दे रहा हो तो जो है रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है।
क्यों रस्टिंग होता है? तो आयरन इसलिए रस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी ये जो है पूरे झेल रहे हैं, है ना, ह्यूमिडिटी हो गए, वाटर हो गए, तो इन सब के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर हो गया जिसके वजह से रस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ग्रेप्स को देखे होंगे, अंगूर को देखे होंगे, फर्मेंट हो जाते हैं। तो फर्मेंट होना क्या हो रहा है? फर्मेंट का मतलब क्या होता है? जो अंगूर होते हैं वो पक जाते हैं, तो वो भी तो नया सब्सटेंस को ही फॉर्म कर रहे हैं। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना में तो नॉर्मल हम लोग चावल को ही बस बनाते हैं, तो चावल से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है कि नहीं होता? वो भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का। साथ ही साथ फूड जो है पूरा डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखो खाना खाते हैं सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड जो है ये सीधा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना, ये भी एक केमिकल चेंजेस का ही यहाँ पे एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशंस हो गए। अब ये रेस्पिरेशंस जब करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जब लेते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो चेंजेस जो दिखाई पड़ना चाहिए वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्लियरली बात है कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू केमिकल चेंजेस होते हैं। आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो केमिकल चेंज है तो इस केमिकल चेंज का मीनिंग क्या होता है। इतना समझ आ गया केमिकल चेंज का। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। बुक में जो ये एक्टिविटी है ना 1.1, इसको एक्टिविटी को यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं जिसमें ये बोले गए हैं बर्निंग मैग्नीशियम। बर्निंग मैग्नीशियम इसका एक एक्टिविटी है कि जो मैग्नीशियम है इस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, ध्यान से समझना, जो मैग्नीशियम है इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जन्म देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो है ये फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो इसको भी केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही देता है, और जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे ना तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ते हैं और उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जो है अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे अगर इसके बेस में क्वेश्चन आ गया तो। पहला क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न होता है विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, व्हाइट फ्लेम के साथ जो है ये मैग्नीशियम बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये अपने को देखने को मिला कि जब भी मैग्नीशियम को यहाँ पे बर्न किए जाते हैं तो व्हाइट फ्लेम के साथ डेजलिंग हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसके बाद जो है व्हाइट पाउडर और एसेस को फॉर्म करते हैं। भाई जल रहे हैं तो जलने के बाद उसका एसेस तो मिलेंगे, है ना, उसका एसेस तो मिलेंगे, तो ये जो है व्हाइट पाउडर या फिर व्हाइट एस का यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोगों ने नोटिस किए हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन में तीसरा जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ तो ये देखने को मिला कि जो व्हाइट पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कुछ नहीं है। जो व्हाइट पाउडर मिल के बन रहे हैं ना वही व्हाइट पाउडर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही जन्म दे रहे हैं। मतलब थर्ड कैटेगरी में यहाँ से क्लिस्टर क्लियर हो रहा है कि जो जो अलग अलग सब्सटेंस है मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही यहाँ पे जन्म दे रहे हैं। यहाँ से क्लियरली देखो ना एमजीओ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे हमें क्या रिएक्शन मिला, क्या यहाँ पे कंक्लूजन करते हो कि जब भी मैग्नीशियम को यहाँ पे जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और जब भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तो उसी को तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक और एक्टिविटी यहाँ पे देखो, जैसे जब भी लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे मिक्स किए जाते हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आगे बताऊंगा लिक्विड सॉलिड ये सब होता क्या है। तो जब भी लीड नाइट्रेट और लीड नाइट्रेट के साथ ही साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड को अगर रिएक्ट कराया जाए, मिक्स कराया जाए, तो इसमें अपने को कौन सा रिएक्शन मिलता है, यहाँ पे देखो, जब भी लीड नाइट्रेट पीबी को किससे डिनोट करते हैं, देखो मोस्टली हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होता है, PbNO3 KLPbl, इसको कैसे पढ़ोगे KNO3, ऐसे नहीं पढ़ना है ना, इसका नाम अपने को पता होना चाहिए,
रैंडमली बस नाम बस को ऐसी KLMNPQRS ऐसा ऐसा नहीं कर रहा है ना, प्रॉपर इसका नाम है। ये जो है जस्ट शॉर्ट कोड में लिखे रहते हैं ताकि जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा इजी हो। तो ये जो पीबी है, तो पीबी को कैसे क्या बोलोगे, इसको लीड बोलेंगे, ठीक है। NO3 इसको नाइट्रेट बोले जाते हैं, तो दोनों को मर्ज कर दो तो हो जाएगा क्या, लीड नाइट्रेट, ऐसे पढ़े जाते हैं, ठीक है। जैसे कि KL है, के को क्या बोलते हो, पोटेशियम, एल को क्या बोलते हैं, आयोडाइड, तो दोनों को मर्ज कर दो, तो दोनों को मर्ज करोगे तो ये कहलाएगा पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे पीबी है, ठीक है, जो पीबी होता है तो पीबी को क्या बोलते हो, यहाँ पे देखो, इसको सबका मीनिंग लिख दूं क्या, सबका मीनिंग है, काम करते हैं, लिखते हैं, देखो जो पीबी होते हैं ना, इस पीबी को यहाँ पे लीड बोले जाते हैं, लीड होता है। जो NO3 है, इस NO3 को यहाँ पे नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट। आई होप इसका तो मतलब पता होगा ना। के जो होता है ना, के को यहाँ पे पोटेशियम बोले जाते हैं, पोटेशियम हो गए। फिर जो एल है, एल को आयोडाइड बोले जाते हैं, आयोडीन या फिर आयोडाइड हो गया। उसके बाद जो आ गए KNO3, हाँ ये 3 वर्ड हैं, इस 3 वर्ड का एटलीस्ट अभी तो नाम याद रखो, ठीक है। तो जब भी जो है लीड नाइट्रेट के साथ ही साथ जब पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे मर्ज किए जाते हैं तो 2 नया सब्सटेंस अपने को फ्रेम होते हुए दिखाई देते हैं। पहला सब्सटेंस जो है वो पीबी है, PbL2। PbL2 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीबी का मतलब लीड और एल का मतलब आयोडाइड, लीड आयोडाइड, ठीक है। फिर KNO3 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, KNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस KNO3 को क्या बोलोगे, पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो अपने को 2 सब्सटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन इसमें भी यहाँ पे कई पॉइंट देखने को मिला है। कौन सा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है कि येलो प्रिसिपिटेट का एक कॉन्सेप्ट मिला है, और ध्यान रखना जो येलो प्रिसिपिटेट होते हैं ये लीड आयोडाइड के बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो येलो प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। याद आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, डाउट यहाँ पे माइंड में आ सकता है कि भाई ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो प्रिसिपिटेट एक्चुअल में इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, जिसके थ्रू ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये एक जो है एक्टिविटी है। सेम इसी के रेस्पेक्ट में जब जिंक के साथ अगर डाइल्यूट एसिड को जब रिएक्ट कराए जाते हैं तो इसमें भी कई ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। पहला जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को ये मिला कि जब भी जिंक हो गया, जिंक को और डाइल्यूट एसिड को जब मर्ज किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, तो अपने को जो है बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं, बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक सबसे पहला यहाँ पे एडवांटेजेस हो गया, मतलब रिएक्शन कराने से ये बनता है। दूसरा जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे इवॉल्वमेंट होता है, हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे इवॉल्वमेंट होता है। उसी के साथ थर्ड जो ऑब्जर्वेशन अपने को ये मिला कि जो ट्यूब होते हैं ना, ये जो ट्यूब है तो ट्यूब यहाँ पे थोड़ा सा वार्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। तो ये जो है अपने को एक्टिविटी देखने को मिला, जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो समझ आया कि जब जिंक और डाइल्यूट एसिड को जब मर्ज करते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मर्ज होते हैं, प्लस ट्यूब जो है वार्म कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो गैस इवोल्यूशन है और जो टेम्परेचर है ये एक इंडिकेशन है कि इसके थ्रू जो है केमिकल चेंजेस हुए हैं, है ना। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू बस यही बताना चाह रहे हैं इस बुक में कि हाँ जो एक्शंस हैं, जब एक्शंस किए हैं तो केमिकल चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। अब ये जो केमिकल चेंजेस है ना, इसको 4 कैटेगरी हैं जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं। लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात क्या है कि भाई अगर किसी चीज का केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर इसको मेरे को पता करना है तो पता करना है तो क्या ऐसे हर एक एक्टिविटी करते रहोगे क्या, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहोगे क्या, स्वाभाविक बात है नहीं करेंगे। अगर केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है तो उसको जानने के लिए 10 बार थोड़ा इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्टिविटी करते रहेंगे। तो इसी को छोड़ के जो है इसी का एक सुविधा बनाने के लिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिसमें से अपने को टोटल
यहाँ पे 4 आइडेंटिफिकेशन है, इस चारों आइडेंटिटी को अपने को पढ़ना है, चारों आइडेंटिटी को यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले ये आइडेंटिटी है कि चेंज इन स्टेट। टोटल यहाँ पे स्टेट को अगर देखोगे तो 3 स्टेट होते हैं। देखो थोड़ा सा डीपली अगर जाओगे तो यहाँ पे 5 स्टेट होते हैं, 5 स्टेट आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इतना जानो टोटल 3 ही स्टेट होते हैं। पहला स्टेट सॉलिड होता है, दूसरा स्टेट देखोगे तो ये लिक्विड होता है, और उसके बाद तीसरा स्टेट में जाओगे तो ये जो है गैस का फॉर्म करते हैं। तो जो है टोटल यहाँ पे 3 स्टेट हैं। तो एक स्टेट के फॉर्म में हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हाँ केमिकल चेंजेस हुए हैं। कैसे? अगर सॉलिड कोई प्रोडक्ट है, अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाना यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब समझ जाना कि जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा जो है अगर कलर चेंजेस हो, तो कलर चेंजेस हो तो वहां से भी समझ जाना कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ है। अगर गैस का इवोल्यूशन हो, गैस का इवोल्यूशन कब होता है? देखो एग्जांपल देता हूं, जब भी जो जिंक है, जिंक को कोई भी एसिड के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट होता है। जब भी जिंक को कोई एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्वमेंट हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहे हैं, तो गैस इवॉल्व होने से ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पे जो है केमिकल चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो यहाँ से भी समझ जाना है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो है केमिकल चेंजेस हुए हैं। कैसे? देखो जब भी जिंक को जो है एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से भी समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुए हैं। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि 4 ही कैटेगरी है जिसके थ्रू यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ है। पहला है स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 कैटेगरी है, यहाँ से पूरा जो केमिकल चेंजेस है यहाँ पे पता लगाए जाते हैं। तो अभी तक जो डिस्कस किए वो तो एक पार्ट डिस्कस किए केमिकल रिएक्शन का। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में अभी थोड़ा सा अप कवर करना वो है केमिकल इक्वेशन के बारे में, है ना। अभी तक तो रिएक्शन पढ़े हैं, अब आते हैं इक्वेशंस में। हालांकि इक्वेशंस को मैं बता दिया, जैसे कि अगर इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और इसी को क्या बोलते हो? इसी को तो यहाँ पे इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर इस तरीके से वर्ड में लिखते रहोगे तो बहुत लंबा लंबा सेंटेंस बन जाएंगे, और यही लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कोड का यूज किए जाते हैं, अल्फाबेट का यूज किए जाते हैं। कैसे अल्फाबेट का यहाँ पे यूज किए जाते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, Mg हो गया, इस Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो MgO आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, अब मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा कि मैग्नीशियम हो गया, इस मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर इस तरीके से लिखने बैठोगे ना तो बहुत टाइम ले लेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे समय ले लेंगे। तो इसी को जो है यहाँ पे कम करने के लिए कुछ इस तरीके से शॉर्ट कोड को लिखा जाता है, और इसके थ्रू समझ आ जाता है कि हाँ एक्चुअल में ये लिखा क्या है। लेकिन जब भी इस तरीके से जब रिएक्शंस किए जाते हैं तो इसको भी पढ़ने का तरीका होता है। जब ये रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं तो इसको भी कई तरीके के पढ़े जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे रिएक्शंस यहाँ पे टेक प्लेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्ट करके जो नया चीज बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही चीज जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मेंशन किए गए कि जब मैग्नीशियम जो है, इस मैग्नीशियम को जब रिएक्ट कराओगे, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो अपने को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है। तो जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, इसको यहाँ पे क्या बोले जाएंगे? रिएक्टेंट बोले जाएंगे, इसको
रिएक्टेंट बोले जाएंगे। और जो नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस नया सब्सटेंस को यहाँ पे प्रोडक्ट बोले जाते हैं। दैट्स इट, बस अपने को इतना ही समझना है। तो इस समय ऐसा बोल सकते हो क्या कि जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहे हैं, उस न्यू सब्सटेंस को यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते? रखे जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड ये है, ट्विस्टेड तो नहीं बोलना चाहिए, जो ये वाले साइड है, इस साइड को लिफ्ट हैंड साइड बोले जाते हैं। जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट साइड को जो है लिफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट साइड है, इस प्रोडक्ट साइड को जो है राइट हैंड साइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बस इतना अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को रखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को रखे जाते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे दो चीज का कंपोजिशन हो रहा है, जब भी दो चीज का कंपोजिशन हो, उस केस में यहाँ पे प्लस का साइन ऐड किए जाते हैं। क्योंकि ये डाउट हो सकता है ना कि माइनस क्यों नहीं लेते, प्लस ही प्लस क्यों रहे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते। तो ये साइन है, ये रूल है, कन्वेंशनल रूल है कि जब भी दो प्रोडक्ट को रिएक्ट किया जाए, जब भी दो प्रोडक्ट को यहाँ पे रिएक्ट किया जाए, तब यहाँ पे प्लस का साइन ऐड किए जाते हैं। वही चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं। और जब भी दो रिएक्टेंट हो या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तो उसके केस में जो है प्लस साइन का यूज करते हैं। जैसे कि अभी जो है मैग्नीशियम और ऑक्साइड को देखे हैं, सेम जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और सेम इस केस में भी अप्लाई होता है कि अगर दो रिएक्टेंट को सॉल्व करके अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट को जो है प्लस साइंस के थ्रू यूज किए जाते हैं। और ये जो एरो का साइन दिखाते हैं ना, तो ये एरो का साइन एक्चुअल में डायरेक्शंस को शो करता है कि कौन से डायरेक्शंस में ये जा रहे हैं। ठीक है, जो ये एरो का साइन है, ये रिएक्टेंट के डायरेक्शंस की तरफ जाता है, जिसके थ्रू ये पता लगते हैं कि हाँ, ये जो है दो रिएक्टेंट है जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म किए गए हैं। तो अब जो है ओवरऑल अगर देखोगे तो अब ये चीज यहाँ पे समझ आ जाएगा कि जो केमिकल इक्वेशन है, वेरी कंसाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। समझ आ गया ये? अब समझ आ रहा होगा। केमिकल इक्वेशन इज अ कंसाइज वे, मतलब छोटा आकार देते हैं। जैसे कि इस तरीके से बड़े बड़े अल्फाबेट में लिख रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, उसको जो है ये छोटा वर्ड में कन्वर्ट किए कि नहीं? बिल्कुल किए हैं। तो कंसाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या? जैसे देखो ये मैग्नीशियम लिखा हूं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फॉर्मूला के फॉर्म में, या फिर सिंबल है तो सिंबल के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऑफ अ सब्सटेंस। तो इस तरीके से जब पूरे को जब फॉर्म करते, जिसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में एक इक्वेशन फ्रेम करते हैं, उसी को यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दैट्स इट, केमिकल इक्वेशंस की कैटेगरी में यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होते हैं ना, ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप अब तक तो समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन है, ये दो तरीके के होते हैं। एक इक्वेशन जिसे बोले जाते हैं बैलेंस इक्वेशन, कि पार्टिकुलरली जो इक्वेशन रहेंगे वो बैलेंस वे में रहेंगे। और एक इक्वेशन को बोले जाते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये बना रहे हैं MgO। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई ये बैलेंस है और अनबैलेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मेन मीनिंग ये है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। दैट्स इट, है ना? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। कैसे? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? एक है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना है?
ऑक्सीजन तो यहाँ पे एक ही है, अब इसको दो बनाना है। ठीक है, एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे इसको जो है समझा जाता है और अच्छे तरीके से कवर होगा। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन। दोनों को जो है जब केमिकल इक्वेशंस, जब केमिकल फॉर्म करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाते हैं MgO। ऐसा, अब मैं क्या बोला, बैलेंस और अनबैलेंस कैसे पहचानोगे कि जितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उतने नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। पहचानो, चलो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम एक है यहाँ पे, ऑक्सीजन इसमें कितना है, दो है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको प्रोडक्ट किए हैं तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला कितना है, एक ही है। इसमें एक मैग्नीशियम है और इसमें एक ऑक्सीजन है, तो टोटल देखोगे तो इसमें दो हो रहे हैं। लेकिन होना कितना चाहिए, होना यहाँ पे तो तीन चाहिए ना, होना तो तीन चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो यहाँ पे 3 है और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 2 हो गए। तो और डेफिनेशंस क्या बोलते हैं, अगर बैलेंस इक्वेशन होंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बिल्कुल सेम होंगे, और अगर अनबैलेंस होंगे तो जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो यहां से अब समझ आ गया कि जो है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है अनबैलेंस इक्वेशन है, इसलिए अनबैलेंस इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है यहाँ पे 3 है और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 2 है, इसलिए। तो चलो एक काम करते हैं, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए थे, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल ये है, पेन चेंज कर लेते, चलो एग्जाम्पल ये है कि Mg प्लस O2 इक्वल टू ये हो गया MgO। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाना, ज्यादा यहाँ पे माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है, एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑक्सीजन कितना है, दो है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक है, तो इस ऑक्सीजन को दो बनाओ। यहाँ पे दो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे दो जो है नहीं लिख सकते, अगर ऐड करना है तो यहीं पे अपने को ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखो यहां से अब समझ आ गया कि मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये दो हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन दो था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो हो गए। लेकिन एक दिक्कत हो गया, दिक्कत ये हो गया कि मैग्नीशियम तो एक है लेकिन प्रोडक्ट में तो मैग्नीशियम दो हो गए, तो मैग्नीशियम के आगे दो लगा दो, मैग्नीशियम के आगे दो लगा दो, तो देखो यहाँ पे दो लग गया। अब क्लियरली समझ आ रहा है कि मैग्नीशियम भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, और प्रोडक्ट को देखोगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जो है दो है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा ये किस तरीके से जो है यहाँ पे बैलेंस किए जाते हैं। तो जो बैलेंस इक्वेशन है, अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन इज अ chemical equation with the number of atom of each element in the same on right hand side और left hand side। मतलब जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है बिल्कुल सेम होना चाहिए, उस केस में हम लोग जो है इसको बोले जाते हैं बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि Mg और ऑक्सीजन के यहाँ पे लिए थे तो 2MgO बनाए थे ना, ये ऐसा। ये जो है यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, ये एक बैलेंस का है। अनबैलेंस का नॉर्मली Mg प्लस ऑक्सीजन है, इसको रिएक्ट कराओगे तो MgO हो गए। तो यहाँ पे क्लियरली बोले गए हैं कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ वन एंड मोर एलिमेंट इज डिफरेंट ऑन टू साइड। देखो दोनों में यहाँ पे डिफरेंट है, मैग्नीशियम तो वन है लेकिन ऑक्सीजन टू हो गए, प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, इजी लगा। बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस किसको बोलते हैं। आई होप जो है ये पूरा चीज क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसको देखो, बताओ तो सेकेंड वाले को बताना, तो बाकी को जो है सॉल्व करोगे। और सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना रहे हैं सोडियम और सोडियम सल्फेट, और ये बना रहे हैं हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, हाइड्रोजन नहीं वाटर। अब मेरे को ये बताओ तो ये बैलेंस इक्वेशन है कि अनबैलेंस इक्वेशन है, उसके बेसिस में हम लोग जो है इसको बैलेंस करेंगे। अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है, सोडियम एक है, लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, दो है। तो एक काम करो, यहाँ पे
आगे जो है 2 लगा दो, इसको 2 लगाओगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और समझना है अपने को, यहाँ पे आगे लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे मत लगाओ, इधर आगे ऐड कर दो, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे OH है, तो OH जो है यहाँ पे हर जगह सिंपल है क्या? ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो कैसे करोगे? तो ऑक्सीजन 4 है तो एक काम करो, ये जो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, ये देखो पढ़ने का ये तरीका होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, तो ये भी 2 ऑक्सीजन होंगे, है ना। सोडियम 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 होंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, सोडियम भी 2 होंगे, ऑक्सीजन भी 2 होंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 होंगे। क्लियर हो गया? अब देखो ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गए। एक काम करो, आगे जो है 2 लगा दो। जब इसको 2 लगाओगे तो इसको क्या करो, इसको 4 कर दो, तब तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। सोडियम भी 4 हो गए, लेकिन सोडियम तो यहाँ पे 2 ही रहे हैं। एक काम करो, इस सोडियम के आगे जो है 4 लगा दो। सोडियम के आगे जो है जब 4 लगाओगे तो ये इस तरीके से देंगे। अच्छा कहीं पे, हाँ ठीक तो लिखे हैं, Na2 है ना, ये तो पहले से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है भाई, कैसे गलत कर रहे हो, ये 2 तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये 2। अब यहाँ पे नीचे और ऊपर, जैसे ये और 2 और 2 को देखोगे तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते, है ना, दोनों जो है मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस यहाँ पे नहीं किए जाते हैं। उसके बाद देखो जो H है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 2 बस है, इसमें देखो 2 है तो सामने 2 लगा दो, सामने जो है यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये जो है यहाँ पे हो गया। क्लियर है? इसके बाद और देखोगे तो यहाँ पे जो सोडियम या फिर जो सल्फेट है SO4 यहाँ पे कितना है, ये 4 8 है, यहाँ पे ये 8 है। अच्छा ये 4 2 8, हाँ ये तो बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके के जो है अपने को एक्चुअल में बैलेंस किए जाते हैं, जिसमें से देख लो हर एक इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा, है ना। बाकी को एक बार ट्राई करना, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमेंट में बताना। बाकी सभी तो बैलेंस हो गया होगा आई थिंक। सोडियम यहाँ पे 4 है तो इसमें भी सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 हो गए। तो इस तरीके से जो है इसको अपने को बैलेंस करना होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में बैलेंस किए जाते हैं। थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि 3Fe, अब नीचे में मैं S लिख रहा हूं, प्लस 4H2O, फिर उसके बाद G आ गया। इसको जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा Fe3O4S प्लस 4H2, ये बन जाएगा, और G। अब इसमें देखो यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखे हुए हैं, यहाँ पे S, यहाँ पे G, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सिंपल सा है कि जो F है ये सॉलिड होंगे। लॉजिकल सी बात है भाई, Fe को क्या लिखते हो, आयरन, Fe आयरन है ना, तो आयरन जो है सॉलिड होता है कि लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है गैस होते हैं कि लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज है उसी को यहाँ पे नीचे डिनोट कर दिए जाते हैं कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैस के फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है, बस ये यही चीज को यहाँ पे डिनोट किए जाते हैं। तो जो एस होता है ये सॉलिड फॉर्म को डिनोट करते हैं, एल जो है लिक्विड फॉर्म को, जी गैस फॉर्म को, और एक्यू जो है एक्विशियस सॉल्यूशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई स्पेशल कंडीशन होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल, अभी बहुत टाइम से एक ही एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, वो है Mg और ऑक्सीजन। ये जब रिएक्ट करता है तो ये MgO बनाते हैं 2Mg, ऐसा। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो किसी चीज की जरूरत होता है क्या, कि उसमें जो है वाटर ला दो, कि उसमें जो है हीट ला दो, कुछ ला दो, इसका जरूरत होता है क्या? नहीं होते हैं जरूरत। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे इक्वेशंस होते हैं जिसमें से प्रॉपर जरूरत पड़ते हैं।
प्रॉपर यहाँ पे जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटरिस्ट हो गए, सनलाइट हो गए, क्लोरोफिल हो गए, इन सब के यहाँ पे जरूरत अपने को पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब सनलाइट आते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो किसके रिप्रेजेंटेशन में करते हैं? सनलाइट के रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। सनलाइट है, सनलाइट आएगा तभी जो है फोटोसिंथेसिस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे कई एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O, इसको जो है जब ग्लूकोज बनाना होता है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए अपने को सनलाइट की जरूरत होता है। और ये ग्लूकोज अपने लेवल में क्या होता है? एनर्जी तो है, एनर्जी तो ही है, जिसके थ्रू जो है पेड़ पौधे अपना जो है फूड यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये यहाँ पे रिएक्शंस कंडीशंस होते हैं और ये पूरा मैटर करता है टेम्परेचर में, प्रेशर में, है ना, कैटरिस्ट में, सनलाइट में, क्लोरोफिल में, इन सब में जो है ये मैटर करते हैं। आई होप ये चीज यहाँ पे समझ आया होगा। बाकी आज के क्लास में इतने ही कवर करेंगे। कल के क्लास में जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंपोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इन सब चीज के बारे में कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही बस कवर करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्लाइड PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।